हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हमने पिछली बार जो संसदात्मक शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था, उसमें हमने उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था और ये देखा था कि संसदात्मक शासन व्यवस्था ऐसी प्रणाली है जो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के घनिष्ठ संबंधों पर आधारित होती है और यहाँ पर व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है और यह व्यवस्था ज़्यादा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। आज हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था का सबसे पहला गुण है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में सहयोग। अर्थात जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें दोनों में सहयोग होता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि कार्यपालिका का जो निर्माण है वो व्यवस्थापिका में से ही होता है और व्यवस्थापिका उस पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। तो हम कह सकते हैं कि दैट cooperation between the parliament and the cabinet in generally available in this system. We can say that in a parliamentary system, the majority party from the government, the leader of the party is appointed as prime minister by the president or the king, and rest of the ministers are appointed on the recommendations of the prime minister. In this way, the prime minister has a control over the house and the cabinet, and B is the leader of the both. The prime minister acts as an important link between the two branches of the government. Is this way? So we can say that there is a cooperation between these two branches, executive and legislature. दूसरी विशेषता के बारे में हम कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था की दूसरी विशेषता है यह शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। कैसे होती है? क्योंकि जनता ही मंत्रियों को या जनता ही व्यवस्थापिका को चुनती है और व्यवस्थापिका में जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं। ये मंत्रीगण व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। मंत्री लोगों को अपने पद पर बने रहने के लिए जनता के दृष्टिकोण का ध्यान रखना, उसके अनुसार ही कार्य करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि that another characteristics of parliamentary government is that in this system the executive is responsible to parliament for administration and policies. In this way, the parliament has a day-to-day control over the government. It means executive for its administration and policies. There is no such provision a presidential form of government. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके गुण है, मेरिट्स है, वो है सरकार तानाशाह नहीं हो सकती है। द गवर्नमेंट डज नॉट बिकम ऑटोक्रेटिक। अर्थात संसदात्मक शासन व्यवस्था में निरंकुशता का अभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण होता है और यदि मंत्री मनमानी करते हैं तो व्यवस्थापिका के द्वारा उन्हें पदच्युत किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। सो वी कैन से दैट द गवर्नमेंट डज नॉट बिकम ऑटोक्रेटिक। इन अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बिकम ऑटोक्रेटिक बिकॉज द गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। एज हैज ऑलरेडी बीन सेड, द पार्लियामेंट can remove the government by a vote of no confidence. Serious allegations are leveled against the
ऑटोक्रेटिक मिनिस्टर एंड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे हमेशा हटाए जाने का भय रहता है। नेक्स्ट इसकी मेरिट है संसदात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक शिक्षा। वी कैन से दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज मोर एजुकेटेड। कैसे एजुकेटेड है? बिकॉज it is based on party politics. There is a need for a strong organization in a party system, and a program is placed before the people through this system. During elections, the parliamentary parties make the people conscious of political problem and encourage them to understand these through फेरी स्पीचेस। अर्थात हम कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की अपेक्षा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिक अच्छा अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका में विभिन्न विभागों के कार्यों की आलोचना होती है और मंत्रीगण भी पूर्ण योग्यता के साथ अपनी नीति और कार्यों के पक्ष का प्रतिपादन करते हैं। नेक्स्ट इसकी मेरिट है संसदात्मक शासन व्यवस्था जनता या जनमत के प्रति उत्तरदायी होती है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू पब्लिक ओपिनियन। क्यों होती है? क्योंकि जो जनता है उनके विश्वास तक ही यहाँ पर शासन व्यवस्था चल सकती है। क्यों चल सकती है? क्योंकि जनता ही समय समय पर व्यवस्थापिका के सदस्यों को चुनती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के सदस्यों को चुनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के सदस्य और इस रूप में जनता के प्रतिनिधि होते हैं और ये व्यवस्थापिका के माध्यम से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री लोगों को अपने पद पर बने रहने के लिए जनता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होता है और उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। लास्ट इसकी मेरिट है योग्यतम, अनुभवी और लोकप्रिय व्यक्तियों का शासन। वी कैन से दैट गवर्नमेंट इज अवेलेबल एंड एक्सपीरियंस पीपल। अर्थात जो यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है कि इसमें योग्यतम व्यक्तियों को ही चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? क्योंकि ये अपनी योग्यता के आधार पर ही व्यवस्थापिका और राजनीतिक दल और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं। यही व्यक्ति मंत्री परिषद के सदस्य नियुक्त होते हैं और व्यवस्थापिका के योग्य और अनुभवी सदस्य होने के कारण इन्हें शासन कार्य के आधारभूत सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। और कैसे होते हैं? क्योंकि उन अनुभवी और योग्य व्यक्तियों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था एवं वातावरण में सामंजस्य बनाए रखना। एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। क्योंकि जब तक सामंजस्य बना नहीं रहेगा तब तक गत्यावरोध की आशंका हमेशा कम रहेगी। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जहाँ शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है और इसी कारण एक पक्ष दूसरे के कार्य में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शासन में गत्यावरोध उपस्थित हो जाता है। किंतु संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में सहयोग करती रहती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के बहुत अच्छे से गुण होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी डिमेरिट्स पर। तो सबसे पहले इसकी जो डिमेरिट है वो है दलीय तानाशाही का भय, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि देयर इज़ द ऑपरेंसिव ऑफ द कैबिनेट, अर्थात मंत्रिमंडल या दलीय शासन प्रणाली की तानाशाही। संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज शक्ति संपूर्ण जनता के हाथ में न रहकर एक दल विशेष के हाथ में होती है। और वो दल विशेष कौन होता है?
क्योंकि व्यवस्थापिका के निम्न सदन में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है। तो उसी के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार शासन के इन दोनों विभागों को जो शक्ति होती है वो एक तरीके से एक ही राजनीतिक दल के हाथों में निहित होती है, और ये राजनीतिक दल यदि इसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो मनमाने ढंग से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तो हम कह सकते हैं कि if the cabinet has sufficient majority support in the lower house of the parliament, there is apprehension of its acting arbitrarily in many matters. By virtue of its leadership, the Prime Minister has a special control over his party, and in case of opposition, he can recommend the dissolution of the House to the head of the state. तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री के पास स्पष्ट पूर्ण बहुमत है तो अपने तानाशाही की मनमानी कर सकता है, और अगर वो ऐसा करने में असफल रहता है तो वो व्यवस्थापिका को भंग करने की भी शक्ति रखता है। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन व्यवस्था अस्थिर होती है यदि शासक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं हो। द गवर्नमेंट बिकम अनस्टेबल इफ द रूलिंग पार्टी डज नॉट कमांड अ क्लियर और एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। हम सभी जानते हैं कि जब तक ही वो शासन व्यवस्था में बने रह सकते हैं जब तक कि उनके पास पूर्ण क्या होती है, मेजोरिटी होती है। जैसे ही उनके पास मेजोरिटी नहीं होगी उनके जो शासन व्यवस्था है उसमें वो उतना शासन व्यवस्था में वो रहने में असफल होंगे। In order to provide stability to the government in a parliamentary system, it is essential that the ruling party should have sufficient support in the parliament. In case the government has no majority support, the possibility of its becoming unstable will be here like that of the England in 1964 and 65, because Prime Minister Wilson's Labour Party had only a majority of 4 members over the rival कंस्ट्रक्टिव एंड लिबरल पार्टीज। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके पास पूर्ण बहुमत होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध, अपोज ऑफ पावर सेपरेशन थ्योरी। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मुख्य सिद्धांत ये है कि सिद्धांत के अनुसार शासन के अंतर्गत व्यवस्थापन, शासन और न्याय संबंधी शक्तियाँ अलग अलग हाथों में होनी चाहिए, लेकिन संसदात्मक पद्धति के अंतर्गत इस सिद्धांत के विरुद्ध कार्य होता है, क्योंकि इसमें शासन मंत्री परिषद के अधीन होता है और व्यवस्थापन विभाग की जो एक समिति मात्र होती है। नेक्स्ट है कार्यपालिका की अस्थिरता। कार्यपालिका कैसे अस्थिर होती है? क्योंकि हमने जैसे बताया कि अगर इनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर, तो क्या होता है कि वहाँ से उनके हाथ से शासन निकल जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है तो वहाँ पर केंद्र और संघ की एक जैसी सरकार नहीं होने पर, एक ही दल की सरकार नहीं होने पर उनको क्या कर दिया जाता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट है दलीय हितों पर राष्ट्रीय हितों की बलि देना। नेशनल इंटरेस्ट आर सैक्रिफाइस्ड समटाइम्स एट द अदर ऑफ पार्टी इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि लोग राष्ट्रीय हितों को भूलकर दलीय हितों को प्राथमिकता देने लग जाते हैं। नेक्स्ट डिमेरिट है इसकी मंत्रियों द्वारा प्रशासन की अपेक्षा राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देना। मिनिस्टर पे मोर अटेंशन टू द पॉलिटिक्स देन द एडमिनिस्ट्रेशन।
क्योंकि उनका सारा ध्यान इसी बात में रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी सरकार चली जाए या हम अपोजिट पार्टी को कितना यानी कि और ज़्यादा अच्छे से और नीचे गिरा सके, या फिर अपोजिट पार्टी भी सिर्फ अपोजिट पार्टी भी आलोचना के लिए ही आलोचना करती है। वो अच्छे कार्यों की, जहाँ बुरे कार्यों की आलोचना करती है वहाँ पर वह अच्छे कार्यों की भी आलोचना करती है। और लास्ट है संकट काल में कार्यपालिका की निर्बलता, वीकनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इमरजेंसी। क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में युद्ध या अन्य संकट काल की स्थिति में बहुत अधिक निर्बल होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को न केवल युद्ध का संचालन या संकट काल का सामना करना पड़ता है, वरन इसके साथ ही दिन प्रतिदिन की आलोचना भी सहन करनी पड़ती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में हमने अध्ययन किया, तो हमें इसकी कमियों में सुधार करना चाहिए और सुधार के माध्यम से इस शासन व्यवस्था का हम लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।